वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम राजस्थान एलडीसी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 2011 वाले पेपर के जनरल साइंस के 51 से 100 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित संक्रामक रोग है। ऑप्शन है मोतीझरा, हैजा, खसरा या टीबी। अगर हम मोतीझरा और हैजा की बात करें तो ये जीवाणु जनित रोग है। हमसे पूछा गया है वायरस जनित, शायद टीबी भी जीवाणु जनित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खसरा। इसके अलावा अगर हम अन्य वायरस जनित रोगों की बात करें तो इसमें आएगा रेबीज, इसके अलावा हर्पीस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, हेपेटाइटिस, इसके अलावा है चेचक, सार्स, स्वाइन फ्लू, इसके अलावा बर्ड फ्लू भी होता है। और अगर हम जीवाणु जनित रोगों की बात करें तो इसमें आएगा मोतीझरा, हैजा, टीबी, इसके अलावा कुष्ठ रोग, प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, इसी को हम काली खांसी बोलेंगे, इसके अलावा गोनेरिया, सिफिलिस, ये होंगे जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट है टीका जो मोतीझरा, टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन है डीपीटी, टीएबी, बीसीजी या ओपीवी। तो अगर हम ओपीवी की बात करें तो हम जानते हैं ये क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, जिसकी खोज की है अल्बर्ट साबिन ने। इसके अलावा टीएबी क्या होगा, इसमें पूछा है मोतीझरा टाइफाइड के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीएबी। इसे हम कहते हैं टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए एंड बी। इसके अलावा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है डीपीटी, डीपीटी क्या होता है, यह है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। इसके अलावा बीसीजी है बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, कैलमेट-ग्यूरिन। और इसके अलावा टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु जनित रोग होता है, अभी हमने देखा है लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 53, एक अभाव डेफिशिएंसी रोग है, क्वाशियोरकर, मेरिस्मस, हीमोफीलिया या कैंसर। तो अभाव रोग है, इसमें आएगा क्वाशियोरकर और मेरिस्मस दोनों। ये होता है प्रोटीन की कमी से, और मेरिस्मस होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी। फोर्थ, इसके अलावा जो हीमोफीलिया है ये होता है आनुवंशिक रोग, और जो कैंसर है ये कोशिका वृद्धि के कारण होता है, कोशिका वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। ऑप्शन है यकृत की, अस्थि की, रक्त की या फेफड़ों की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेफड़ों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जनित रोगों का समूह है। वायु जनित रोग, सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, एड्स, हैजा, क्षय, जुखाम, मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, घेंगा और जुखाम। अब अगर हम इसमें देखें तो कैंसर तो कोशिका की अनियमित वृद्धि से होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा एड्स नहीं होगा, इसमें मधुमेह नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया। इसमें अगर हम सार्स देखें तो सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसमें प्रभावित होते हैं फेफड़े। फेफड़े प्रभावित होंगे इसमें। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1N1, इसमें भी आंख और फेफड़े प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जीवाणु जनित रोग है, ये हमें ध्यान रखना है, जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा इसमें प्रभावित होते हैं फेफड़े। नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस रोग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इसमें ऑप्शन है पति के RH पॉजिटिव, पत्नी के RH पॉजिटिव होने पर, पति के RH नेगेटिव या पत्नी के RH नेगेटिव होने पर, पति के RH नेगेटिव और पत्नी के RH पॉजिटिव होने पर, या पति के RH पॉजिटिव और पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। तो ये होता है जब पति क्या होता है? RH पॉजिटिव और पत्नी क्या होगी? RH नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। इसके अलावा इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? इसके बचाव के लिए दिया जाता है NTD या IgG का इंजेक्शन। नेक्स्ट है सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है A, B, O या AB। तो इसका करेक्ट आंसर होगा AB। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का परसेंटेज, तो ये होता है 93%, ये होता है लगभग 7% के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मूंगा होता है एक पादप उत्पाद, एक जंतु उत्पाद, एक प्रकार का पत्थर और एक कवक उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर होगा एक जंतु उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत होता है रूपांतरित, किसका रूपांतरित है ये? ऊपरी रदनक, ऊपरी कृतनक, निचला कृतनक या ऊपरी चवर्णक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हाथी दांत जो होते हैं वो ऊपरी कृतनक होते हैं, इंसाइजर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, क्विनीन को प्राप्त किया जाता है सिंकोना वृक्ष की जड़ों से, छाल से, फूलों से या पत्तों से। इसका करेक्ट आंसर है छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर या जलीय संवर्धन। जलीय संवर्धन क्या होता है? इसमें जब हम मृदा विहीन पादपों को उगाते हैं, विकास करते हैं मृदा विहीन पादपों का, मृदा विहीन पादपों का विकास करना, ये होता है जलीय संवर्धन। इसके अलावा सिल्वीकल्चर क्या होता है? ये होता है वनों की खेती। फिर है सेरीकल्चर और एपीकल्चर। तो एपीकल्चर होता है इसमें मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर होता है इसमें रेशम पालन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपीकल्चर। नेक्स्ट है, रेशम सिल्क बना होता है कीरेटिन प्रोटीन से, कोलेजन प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से या फाइब्रोइन प्रोटीन से। तो अगर हमसे पूछा जाए रेशम सिल्क, तो फर्स्ट है कीरेटिन। तो कीरेटिन से क्या बने होते हैं? हमारे नेल्स बने होते हैं।
नाखून, बाल, जैसे जानवरों में सींग, खुर, इनमें पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट है कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन होता है बॉडी में जो मैक्सिमम पाया जाता है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। नेक्स्ट है इलास्टिन प्रोटीन। ये होता है स्नायु ऊतक में। इसके अलावा है फाइब्रोइन प्रोटीन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4। रेशम जो सिल्क बना होता है वो इसी प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है 63। निम्नलिखित में एक तना स्टेम है, आलू, बंद गोभी, शलजम या टमाटर। तो अगर हम टमाटर की बात करें तो ये तो फल होता है। शलजम की अगर हम बात करें तो ये होती है कुंभी रूपी जड़। बंद गोभी होती है पत्तियां। इसमें पूछा है तना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल से प्राप्त होने वाला मसाला है। इसके ऑप्शंस हैं लौंग, काली मिर्च, धनिया या सौंफ। तो वैसे ये क्वेश्चंस डिलीट हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो लौंग जो होती है वो होती है पुष्पकलिका। इसके अलावा धनिया और सौंफ आते हैं बीज में। और इसका आंसर होगा काली मिर्च, जो कि थोड़ा फ्रूट में आता है। नेक्स्ट है पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, अकेसिया, इंडिगोफेरा, लासोनिया या फाइकस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लसोनिया। इसके अलावा जो अकेसिया है ये होता है बबूल का पेड़। इंडिगोफेरा है, इसे हम नील या वर्णक के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर है फाइकस। तो फाइकस क्या करते हैं, इससे रबड़ की प्राप्ति करते हैं हम, रबड़ की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक खरपतवार नाशक है 4,2,4-D, DDT, BHC या एड्रिन। तो ये जो एल्ड्रिन है ये होता है कीटनाशी। इसके अलावा DDT है, इसे हम कहते हैं डाई पेनिल ट्राइक्लोरोएथिन। और BHC का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये दोनों क्या है, कीटनाशी या पीड़कनाशी है ये भी। इसके अलावा खरपतवार नाशक है 2,4-D, 2,4-D। इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो होता है C8H6Cl2O3। और ये होता है कृषि नियंत्रक, यानी कि ये होता है खरपतवार नाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है वायरस से, कवक से, बैक्टीरिया से या शैवाल से। तो इसे प्राप्त करते हैं हम कवक से। और इसका जो यूज किया जाता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का चाकू डीएनए नाइफ कहलाता है, लाइगेज, गायरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस या हेलिकेज। तो अगर हम डीएनए नाइफ की बात करते हैं तो ये होता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, इसे कहते हैं हम डीएनए नाइफ।
डीएनए का चाकू। इसके अलावा एक है हमारे पास में लाइगेज। तो लाइगेज क्या होता है? अगर हमसे पूछा जाए कि डीएनए को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य। इसे हम आणविक सीवनकार भी कहते हैं। आणविक सीवनकार, जो एक तरीके से सिलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है काइमेरिक डीएनए कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, प्लास्टिड डीएनए या पुनर्योगस डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए कहलाता है पुनर्योगस डीएनए। इसे हम पुनः संयोजी डीएनए भी कहते हैं। पुनः संयोजी डीएनए। इसमें क्या होता है? इसमें जो पुनः संयोजी डीएनए होता है वो ऐसे डीएनए होते हैं जिसमें जीवों के डीएनए में जब हम क्या करते हैं, हेरफेर करते हैं या अलग अलग करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसे हम कहते हैं पुनः संयोजी डीएनए। इसके अलावा आरडीएनए क्या होगा? ये होता है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इसके अलावा जो प्लास्टिड डीएनए है, ये पाए जाते हैं प्लांट्स में या शैवालों में। प्लांट्स, शैवाल, उनके हरित लवक में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंदर का क्लोन है डॉली, एंड्री, पॉली या चार्ली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है पोमेटो, प्लम कोट, जीप। इसे हम वैसे गीप कहते हैं, जीप या कोई नहीं। तो इसमें पूछा है एक ट्रांसजेनिक जंतु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीप, GEEP। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो जी है ये होता है गोट, और EEP है, इसमें हम देखते हैं शिप। तो ये शिप और गोट का संकर होता है, संयुक्त रूप होता है। ये ट्रांसजेनिक जंतु है। इसके अलावा पोमेटो अगर हम देखें तो पोमेटो और जो प्लम कोट है ये पादप ट्रांसजेनिक है, पादप ट्रांसजेनिक। ये है जंतु ट्रांसजेनिक। इसके अलावा जो ये पोमेटो है ये होता है आलू और टमाटर का ट्रांसजेनिक, और ये प्लम कोट है ये होता है ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या दिल्ली? इसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है स्पुतनिक सेकंड में भेजे गए कुत्ते का क्या नाम है? डॉली, लूसी, लाइगर या लाइका? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइका, लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट कहलाता है शत्रु, परपोषक, परजीवी या पीड़? तो फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट कहलाता है पीड़ या पीड़क। परजीवी होते हैं दूसरे के शरीर पर रहते हैं। परपोषक क्या होते हैं? परपोषक होते हैं जो कहीं और से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किसी और के शरीर से या किसी और जगह रहकर। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, WWF का चिन्ह सिंबल है WWF। WWF की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होगी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, वो है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन?
सर्वाधिक मात्रा पूछी है तो ये होगा नाइट्रोजन, ये होता है लगभग 78%। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन का हम देखें, ये होता है लगभग 21%। ऑर्गन है जो होती है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्ति की जाती है एटीपी से, एडीपी से, एएमपी से या विटामिनों से। तो विटामिनों से तो नहीं प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा पूछा है जैविक क्रियाओं के लिए, तो ये प्राप्त होगी एटीपी से। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा अगर एडीपी के बारे में पूछा जाए तो एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर एएमपी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये होती है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा ऊर्जा प्राप्ति का करेक्ट आंसर है इसमें एटीपी। एटीपी के बारे में अगर हम देखें तो एक एटीपी से हमें प्राप्त होती है 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा या 7200 कैलोरी ऊर्जा। और इसका मुख्य घटक अगर हमसे पूछा जाए एटीपी का, तो एटीपी का मुख्य घटक होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का होगा या लड़की निर्भर करता है माता पर, पिता पर, दादी पर या दादा पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिता पर, क्योंकि माता में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र और लड़के में होंगे एक्स वाई। तो ये डिपेंड करता है इस वाई पर। जैसे कि अगर हम देखें ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्स एक्स, यहाँ हो गए एक्स और वाई। ये पुरुष के हो गए एक्स वाई और ये महिला के हो गए। इसके अलावा इनका संकर होता है तो ये होंगे एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स और वाई। तो ये डिपेंड करता है पुरुष पर, जिसमें 50% पुरुष है और 50% महिला होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, 22, 46 या 44। तो गुणसूत्र की संख्या होती है 46, जो कि द्विगुणित क्रोमोसोम्स होते हैं, द्विगुणित क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आनुवंशिकीय इकाई है जीन, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोटाइड। तो आनुवंशिकी इकाई पूछी है इसमें, इसका आंसर होगा जीन। जीन क्या होती है? आनुवंशिकी इकाई होती है। इसके अलावा डीएनए क्या होगा? जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होगा। आनुवंशिक पदार्थ। आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या करेगा? ये डीएनए में जो संग्रहित जानकारी है उसको प्रोटीन में चेंज करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? ये होता है शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह।
तीनों मिलाकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा इसे हम कहते हैं शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक को न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस समूह का मिक्सचर होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाटसन ने, जैकब ने, क्रिक ने या कॉरनबर्ग ने? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिक ने। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? इसे हम मूल सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। जब डीएनए से हम आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसे हम कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन या इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है इसे हम कहते हैं अनुवादन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट है, एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट बना होता है 1024 बाइट्स, 124 बाइट्स, 8 KB या 8 बिट्स से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बिट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मामीटर। इसमें पूछा है पारे का यूज नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड का, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है इसमें। इसके अलावा बैरोमीटर क्या होता है? वायुदाब मापी। वायुदाब मापी। स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है बीपी मापी, जो रक्तचाप का मापन करता है। और थर्मामीटर होता है तापमापक यंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनोग्राफी। इसी में सिर्फ पारे का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के घटक है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? ऑप्शन है ए और बी, सी और डी, बी और सी या ए और सी। तो अगर एलपीजी के घटक पूछे जाते हैं तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि सी और डी। इसके अलावा जो मीथेन है और एथेन है, इसका उपयोग इसमें एलपीजी में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 निम्नलिखित में एक आईवीएफ का उदाहरण है? जिफ्ट, परखनली शिशु पद्धति, जुड़वा, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है आईवीएफ का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परखनली शिशु पद्धति। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी जीआईएफटी की? ये होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक दुर्बल अम्ल है, वीक बेस कहलाता है? ऑप्शन है HCl, HNO3, H2CO3 या H2SO4। इसमें पूछा है वीक
दुर्बल अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा H2CO3। ये होता है दुर्बल अम्ल। इसके अलावा HCl प्रबल अम्ल होता है। HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है नेक्स्ट CO2, CO3, H2CO3। तो हानिकारक है सबसे ज्यादा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे दम घुटकर मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रंगहीन और गंधहीन गैस है, रंगहीन और गंधहीन, और ये पाई जाती है वातावरण में 0.03%। नेक्स्ट है CO3। इसे हम कहेंगे कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन ट्राई ऑक्साइड। फिर है H2CO3 जो कि अभी हमने देखी है, वीक है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड। और ये होती है डाईहाइड्रोजन कार्बोनिल गैस, डाई हाइड्रोजन कार्बोनिल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो प्रौद्योगिकी में किस आकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है? 100 nm से 100 nm या उससे छोटी, 100 से 1000 nm, 100 से 10,000 nm या 1000 से 10,000 nm। तो अगर नैनो प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो इसमें 100 से 100 nm या उससे छोटी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह या पादप संवर्धन या मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स हमने लास्ट स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये होता है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो इसमें हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इसमें हम यूज करते हैं अवतल बाइकॉनकेव लेंस का। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। फिर है दृष्टि वैषम्य, इसमें हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज का, इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज। ये भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज भी मोनोफोकल होते हैं और मल्टीफोकल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है आर्यभट्ट, सैल्यूट 7, कोलंबिया या इनसैट 2। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलंबिया। आर्यभट्ट जो है ये भारत का फर्स्ट उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह है जो भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सैल्यूट 7। तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, फर्स्ट मानव युक्त अंतरिक्ष यान। जो कि क्या करता है, उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है, यानी कि ये उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है इनसैट सेकंड। तो इनसैट सेकंड क्या है, ये भेजा गया था 1992 में। इसका करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का प्रमुख घटक है मीथेन,
इथाइल मरकैप्टन, टेट्रा इथाइल एलाइड और प्रोपेन। तो प्रोपेन तो एलपीजी का है। इसके अलावा टेट्रा इथाइल लेड ये नहीं होगा। फिर है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन क्या होता है? ये एक गंध सी होती है। जैसे कि हम एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं, तो जो एलपीजी सिलेंडर लीक होता है, एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर जो गंध हमें महसूस होती है, लीक होने पर गंध जो महसूस होगी, एक सूचन के लिए, एक सूचना के लिए होती है ये। तो ये होती है इथाइल मरकैप्टन। इसके अलावा इसे हम थायोल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सीएनजी का प्रमुख घटक होगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन देते हैं। इसमें KMnO4, SO2, H2S। तो इसका करेक्ट आंसर होगा KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ओजोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो अगर हम विद्युत बल्ब की बात करते हैं तो इसमें आएगा ओजोन, यानी कि नहीं सॉरी, इसमें आएगा ऑर्गन। ऑर्गन गैस भरी जाती है, ये होती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। इसके अलावा जो ओजोन है, ये क्या होगी? O3। ये ओजोन गैस क्या करती है? जो सूर्य से उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश किरणें आती है, उसे 90% तक क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस भी रंगहीन और गंधहीन गैस है। वायुमंडल में ये पाई जाती है 21%। नेक्स्ट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाएगी 0.03%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का कार्य है सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण, ताप नियंत्रण, CO2 सांद्रता नियंत्रण। इसमें दिए हुए हैं ए और सी, ए और बी, बी और सी या ए, बी और सी। एयर कंडीशनर का कार्य क्या है? एयर कंडीशनर का कार्य होता है ताप नियंत्रण का भी होता है। इसके अलावा CO2 सांद्रता नियंत्रण भी होता है। तो इसका आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का ताप होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड, -197 डिग्री सेंटीग्रेड या -57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तरल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये होता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड। या हम देखें ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है ऑप्शन में कभी, या 77 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण जो दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है जनरेटर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर या इनमें से कोई नहीं। तो डीसी क्या होती है? दिष्ट धारा, जो डायरेक्ट करंट होती है। इसके अलावा एसी क्या होती है? अल्टरनेटिव करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या होगा? जनरेटर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्ड, इन्वर्टर। इन्वर्टर करता है डीसी को एसी में परिवर्तित। इसके अलावा जनरेटर क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। यांत्रिक जनरेटर, विद्युत मोटर। तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसके अलावा जो विद्युत मोटर है इसका जस्ट अपोजिट होती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगी।
इसके अलावा जो विद्युत मोटर है ये कार्य करती है माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया था हमारे पास में? इन्वेटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। इसके अलावा हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि डीसी और एसी क्या है। तो जो डीसी है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष धारा है, ये क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, एक ही दिशा में स्थिर प्रवाहित। इसके अलावा जो एसी है, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दिशा बदलते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन दिशा बदलते रहते हैं और इनकी स्थिति भी क्या होती है? चेंज होती जाती है, स्थिति में भी बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नियॉन का, फ्रेयॉन का, ऑर्गन का या ओजोन का। तो इसका करेक्ट आंसर है रेफ्रिजरेटर में यूज होता है फ्रेयॉन का प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। तो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 2011 वाले पेपर के। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर क्लास।